हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी में। तो आज मैं आपके लेके आया हूं गवर्नर जनरल और वाइसराय के ऊपर एक वीडियो। आपको पता है कि ये जो आपका टॉपिक है ये हर एक एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी हो, एनटीपीसी आपको जो एग्जामिनेशन आने वाला है, या फिर आपको बीपीएससी यूपीएससी तक के क्वेश्चंस में आपको देखने को जरूर मिलता है। गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन आपको देता है और आपको 2 या 3 मार्क्स आपको दिलवा के जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नर का जर्नी किस तरह से हुआ, और एक एक करके हम लोग जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं और वाइसराय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से, उसे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अगर चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस एक वीडियो में आपको जितनी प्रॉब्लम होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर जरूर आप फॉलो कर दो, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं, जो 1756 7 से लेकर 74 तक या 73 तक। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद गवर्नर जो थे आपको, 3 जगह के गवर्नर थे। एक आपको थे बंगाल के, एक बंगाल का हो गया, एक था मद्रास, और एक आपको बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, मद्रास चेन्नई। ओके, तीनों का अलग अलग गवर्नर आपको हुआ करता था। ओके, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने के बाद आपको बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं, बॉम्बे और मद्रास के जो आपको गवर्नर हैं, उनका पावर को लिमिट कर दिया गया और उसे दे दिया गया गवर्नर बंगाल को। इसके बाद से आपको पोस्ट बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मींस ये 1773 के एक्ट के बाद आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बना था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको 1858 में जब गुड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, उसके बाद से इसका नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग गवर्नर, लेकिन बंगाल, क्योंकि पता है आपको कि बंगाल जो है एक मेजर प्रोविंस के रूप में आता है। ओके, तो एक्चुअली में बंगाल में आपको पता होना चाहिए कि 1717 ये एक साल ऐसा है जिसमें फारूक सियर ने, फारूक सियर कौन था, तो मुगल एम्परर था। फारूक सियर ने क्या दिया, रॉयल फरमान दे दिया आपको, किसको, ब्रिटिशर्स को, या ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको रॉयल फरमान दिया गया। अब ये रॉयल फरमान के अनुसार क्या हुआ, रॉयल फरमान के अनुसार आपको जो भी आपको ट्रेडिंग राइट्स है या दीवानी जो राइट्स था, वो पूरा का पूरा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के हाथ चले गया। अब उस समय आपको गवर्नर्स, जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर बोलते हैं बंगाल का, वो कौन थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर में से एक है आपको रॉबर्ट क्लाइव। आपको पता होगा, आपको नाम पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव। देखो इसका टेन्योर जो था ये था 1750, आपको लगभग 1757 से लेकर 60 तक, और वापस ये आए थे 1765 बक्सर के युद्ध के बाद 67 तक लगभग रहे थे। इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम यह था, इसके दौरान, इनके दौरान क्या हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के दौरान आपको बैटल ऑफ प्लासी हुआ। आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी जो किसके समय में हुआ था, आपको रॉबर्ट क्लाइव समय 1757 ईस्वी में हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव समय में। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट जो है आपको कहां पे, बंगाल में, ये किसने स्टार्ट किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था डुअल गवर्नमेंट बंगाल आफ्टर दी 1764। ये 1764 के बाद आपको स्टार्ट हुआ है डुअल गवर्नमेंट। ओके, जब आपको बैटल ऑफ बक्सर में जीत हासिल किया किसने, आपको 3 सेना थी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ओके, एक तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू, और एक तरफ थे हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने जीत हासिल की थी आपको ट्रिपल फोर्सेस के खिलाफ, और उसके बाद से आपको डुअल गवर्नमेंट जो है बंगाल में स्टार्ट किया गया।
तो इस अब ये डुअल गवर्नमेंट को एंड किसने किया बाद में जाकर के? इस डुअल गवर्नमेंट को एंड किया था आपको वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, तो इसके बाद ही आपको बात आती है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया था गवर्नर बनकर, ये बंगाल गवर्नर बना हुआ था, लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ, आया था रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे मैंने बात किया आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये आया। इसके बाद आपको गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो क्या बन गया था? वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अगर बात किया जाए कि पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन है, तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ओके, इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे काम किए आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तो था ही, उसके अलावा इन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर के, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विलियम जोन्स इसके साथ मिलकर के वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आपको फॉर्मेशन किसने किया? विलियम जोन्स ने। किसके दौरान किया या किसके मदद से किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के मदद से किया। कब किया? तो 1784 में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये आपको आया। उसके अलावा बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं वो आपको किसने किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स का मेजरली आपको यही काम था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय था। पहला गवर्नर जनरल जो था बंगाल का वो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसके अलावा आपको विलियम जोन्स के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका आपको स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का समय कितना था, उसका टेन्योर कितने साल का था? तो लगभग आपको 1774 जब आपको ये बना गवर्नर जनरल, उससे लेकर के लगभग आपको 85 तक, ओके, लगभग 85 तक आपको टेन्योर किसका था? आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का था। और मैंने बताया आपको इसका एक और काम क्या था? इसका एक और काम था कि इन्होंने आपको डुअल सिस्टम जो है, डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में चल रहा था, डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में चल रहा था उसे एबॉलिश किया था। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। उसके अलावा जब मैंने आपको टेन्योर की बात की 1774 से लेकर 85 तक, ये आपको मैंने टेन्योर की बात की, तो उस दौरान आपको कुछ वॉर भी हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आपको एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि एंग्लो मराठा वॉर के समय में कौन से आपको गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय में, जो कि आपको कब से कब तक चला था, तो 1776 से लेके 82 तक, जिसमें आपको ट्रीटी ऑफ सालबाई भी हुई थी 82 में। ओके, तो ये किस समय में था? तो ये आपको था वॉरेन हेस्टिंग्स समय में। उसके अलावा आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जिसमें आपको किसकी मौत हुई थी? तो हैदर अली की मौत हुई थी। और ये जो है आपको कब हुआ था? 1780 से लेकर 84 तक आपको ये आपको वॉर था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि आपको एक तरह से ड्रॉ रहा था, जब बाद में जाकर के इसको लीड किया था टीपू सुल्तान उसके बेटे ने, हैदर अली के। तो ये वॉर जो था, इस वॉर में के दौरान भी आपको कौन थे? तो ये थे आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये पॉइंट्स आपको जो मैंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आए। क्या आए? कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आए? तो कॉर्नवालिस आए। तो कॉर्नवालिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका टेन्योर आपको उसके बाद 1786 से लेकर 93 तक था। ओके, ये इसका टेन्योर का समय था। और वॉरेन कॉर्नवालिस ने क्या किया था? तो कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि 1793 में कोडिफाई किया था लॉज को जो है वो कोडिफाई किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्न से याद रखो कोडिफाई, लॉ को कोडिफाई करना, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नवालिस कोड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्नवालिस, या भी इसका नाम एक और नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड्स, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट किया था, किसने? कॉर्नवालिस ने। अब ये सिस्टम जो था, इसमें एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और साथ ही साथ तुमको सेपरेट किया था। मेनली क्या काम किया था कि इन्होंने सेपरेट किया था किस चीज को?
मेनली आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जस्टिस है, इन दोनों को अलग अलग किया था। तो बोलने का मतलब है आपका जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है उसको अलग किया था आपको जुडिशरी से। मींस जुडिशरी को मेनली उस पार्ट से आपको एग्जीक्यूटिव के पार्ट से क्या किया था, अलग किया था। यह काम था कॉर्नवेलिस का। ओके, उसके अलावा कॉर्नवेलिस ने सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, सिविल सर्विसेज का अगर फादर बोला जाए तो ये किसे बोलते हैं हम लोग, तो ये बोलते हैं हम लोग कॉर्नवेलिस को बोलते हैं। मैं लॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैंने लॉर्ड लिखा है यहां पे। लॉर्ड का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल है, जिन्होंने हम पे रूल किया है उसे हम लोग लॉर्ड क्यों बोलेंगे, है कि नहीं। तो यही बात है, मैं लॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको लॉर्ड कॉर्नवेलिस ही आएगा, लेकिन मैं यहां सिर्फ कॉर्नवेलिस बोलूंगा। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन थे आपको इंडिया में, वो थे आपको कॉर्नवेलिस। उसके अलावा एक सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ये भी आपको स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, 1793 में स्टार्ट किया गया था कॉर्नवेलिस के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो आपको मैंने बताया 3 पॉइंट, ये आपको याद रखना है। 1793 में ही लॉस को कोडिफाई किया था, जुडिशरी को सेपरेट किया था एग्जीक्यूटिव से, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं इन्हें, और परमानेंट सेटलमेंट जो है, और ये कहां पे था परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल में। आपको पता होना चाहिए कि 3 आपको मेजरली आपको लैंड रिफॉर्म से आया था। एक था परमानेंट सेटलमेंट वाला, एक था रैयतवाड़ी, और एक था महलवाड़ी। तो जब हम लोग उस टॉपिक पर रहेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस में आया था, आपको 1793 में बंगाल में आया था, और किसके समय में आया था, तो कॉर्नवालिस समय में आया था। अब जो आपका थर्ड एंग्लो, इसके समय में क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो जो मैसूर वार है वो किसके समय में हुआ था, तो कॉर्नवालिस समय में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1792 में ये वॉर आपको खत्म हुआ था, और साथ ही साथ जो आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो कैपिटल था आपको टीपू सुल्तान का, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो है 1792 में साइन हुआ था। और बाद में 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 1799 में क्या होता है, टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, और मैसूर जो है कैप्चर कर लेता है ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था आपको कॉर्नवालिस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग वेलेस्ली के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, वेलेस्ली के बारे में बात करेंगे। तो भाई वेलेस्ली का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो टाइम ड्यूरेशन वेलेस्ली का क्या था, तो लगभग 1798 से लेकर के 1805 तक। अब वेलेस्ली के समय में क्या हुआ, क्या मेजर काम हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मेजर काम वेलेस्ली के समय में ये हुआ, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस क्या किया स्टार्ट, तो सब्सिडियरी अलायंस को स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो वेलेस्ली थे। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी अलायंस में यह होता है कि जो आपको ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे एक राजा को। जो सबसे पहला जो सब्सिडियरी अलायंस जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो फर्स्ट टू एक्सेप्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू एक्सेप्ट, किन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया सब्सिडियरी अलायंस को, तो वो थे आपको हैदराबाद के निजाम। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने आपको, निजाम ऑफ हैदराबाद ने क्या किया था, आपको एक्सेप्ट किया था क्या, सब्सिडियरी अलायंस। अब इस सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके बदले आपको ब्रिटिशर्स के ट्रूप को रखना पड़ेगा कहां पे, अपने अपने स्टेशन पे, अपने वॉर पे, और वहां पे आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसका खाने का, उसका रेवेन्यू का जो खर्च होगा वो आप करोगे, लेकिन आपको जो है किसी और देश से क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन हम लोग देंगे। ओके, ये बात था वेलेस्ली, और ये बात था सब्सिडियरी अलायंस में। और ये निजाम ऑफ हैदराबाद ने कब एक्सेप्ट किया, तो 1798 में सबसे पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, फिर बाद में आपको मद्रास ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया आपको कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, अभी बात किया था हमने कि फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वार है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये जो है ये कब हुआ था, तो ये 1799 में। ओके, इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान की आपको मेनली इसमें डेथ हो गई। इस वॉर में क्या हुआ, डेथ हो गया किसका, ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मौत हुई, और जो मद्रास का, जो मैसूर का प्रोविंस था, वो आपको फुल्ली ब्रिटिशर्स के लिए हो गया। और इसके बाद आपको
सेकेंड इसके वेलेस्ली के दौरान ही सेकेंड आपको एंग्लो मराठा वॉर। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके समय में हुआ था, अभी जस्ट पढ़ा था हमने कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है जो लगभग आपको 1802 में खत्म हुआ था, और ये लगभग आपको ये जो वॉर चला था ये 1803 1805, ठीक है, 1803 से लेकर 1805 तक ये वॉर आपको चला था, जिसमें आपको सिंधिया, भोसले, होलकर, यहाँ 1802 कर सकते हैं हम लोग 1802 से, और इसी में आपको एक ट्रीटी साइन हुई थी 1802 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो था ट्रीटी ऑफ बेसेन, ठीक है, क्या था, ट्रीटी ऑफ बेसेन। ये ट्रीटी आपको साइन हुई थी 1802 में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा मराठा के बारे में, तो मराठा 4 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, सिंधिया, भोसले, होलकर और खुद मराठा। तो इन लोगों का डिफीट हुआ, मेनली सिंधिया, भोसले, होलकर सब हार गए इस वॉर में, आपको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में, वेलेस्ली के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। इसके बीच आपको मिंटो वन भी आए थे, ठीक है, मिंटो वन भी आए थे, लेकिन हम लोग, और उसके अलावा जॉर्ज बार्लो भी आए थे, तो उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ओके। अब हेस्टिंग्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हेस्टिंग्स के समय में क्या हुआ था, इसके समय में आपको एंग्लो नेपालीज वॉर, आपको पता होगा एंग्लो मैं जो लिख रहा हूं वो क्या होता है, एंग्लो होता है ब्रिटिशर्स, ओके। तो एंग्लो जो नेपालीज वॉर है वो किसके समय में, तो वो हुआ था आपको हेस्टिंग्स के समय में। उसके अलावा जो आपका तीसरा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ओके। अभी तो हमने 2 मराठा वॉर के बारे में बात किया, अब थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ये किसके समय में हुआ था, तो ये 1817 से लेके 1818 में ये वॉर हुआ है आपको। और जो टेन्योर है आपको हेस्टिंग्स का वो लगभग 1813 से लेकर के 1823 तक है। तो 1817 से 18 तक के बीच में आपको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, इसमें हेस्टिंग्स था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, पेशवा और सिंधिया दोनों को हराया और उनका ट्रीटी साइन किया। फिर इन्होंने इन्होंने ही क्या किया था, अभी मैंने बात किया परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, और हेस्टिंग्स के बारे में अब बात हो रही है हम लोग का रैयतवारी सिस्टम। जो रैयतवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम जो है ये हमारा स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट हुआ था आपको मद्रास में। कहाँ हुआ था, मद्रास में। ये किसके समय में हुआ था, तो हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और रैयतवारी सिस्टम आपको किसने स्टार्ट किया था, थॉमस मुनरो, ठीक है, किसने, थॉमस मुनरो एंड एलेक्जेंडर रीड, ठीक है, एलेक्जेंडर रीड, इनके द्वारा आपको स्टार्ट हुआ था क्या, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये मुनरो है, ओके, थॉमस मुनरो, ओके। चलिए तो ये आपको पॉइंट याद रखना है हेस्टिंग्स के बारे में, एंग्लो नेपालीज वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और रैयतवाड़ी सिस्टम, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, मद्रास में ये स्टार्ट हुआ था इसके समय में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एमहर्स्ट के बारे में, एमहर्स्ट। अब ठीक है, इसके समय में क्या हुआ, तो एमहर्स्ट के समय में आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, इसमें इसके समय में आपको बर्मीज वॉर हुआ था, बर्मा। बर्मा आप जानते हो कौन सा इलाका है, प्रेजेंट डे क्या है आपको, प्रेजेंट डे आपको म्यांमार है, प्रेजेंट डे क्या है आपको, म्यांमार है आपको बर्मा, ओके। तो म्यांमार में आपको पहला वो जो वॉर हुआ था वो एमहर्स्ट के समय हुआ था, ओके। और उसके अलावा मलाय पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला पे भी इन्होंने कैप्चर किया था आपको, मलाय पेनिनसुला पे, ओके। ये एमहर्स्ट के समय में हुआ था। अब देखो अब क्या हुआ, अब इसके बाद आया आपको एक एक्ट जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें यह बोला गया, इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में यह बोला गया कि जो गवर्नर है आपको, उसका जो आपको और सब जगह काम कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं है। अब मेनली ये एक्ट में बोला गया कि अब जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका कोई रोल नहीं है, कोई इसके पास कोई ट्रेड करने का कोई हक नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड करेंगे आपको, तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड करेंगे आपको टी पे या चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, और फुल्ली इनका ट्रेडिंग राइट्स वगैरह सबको हटा दिया गया, ओके, सारा सारा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब बोला गया अब जितना भी पावर है वो पावर किसके पास आ गया, तो वो आगे उसको बोला गया कि अब जो भी पूरा पावर है, जो मद्रास का, बॉम्बे का और बंगाल का, ये तीनों मिल करके, अब ये तीनों मिल करके क्या हो जाएगा,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके बाद बोला जाने लगा। तो गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल भी आपको कौन थे? सबसे पहले विलियम बेंटिक, जो गवर्नर ऑफ बंगाल आखिरी गवर्नर जनरल, और विलियम बेंटिक आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। तो अगर आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए तो विलियम बेंटिक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो भी विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का एक्चुअली में जो आपको समय है वो 1828 से लेकर के 1835 तक है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस है आपको विलियम बेंटिक का। अब विलियम बेंटिक के बारे में हम जानते हैं तो विलियम बेंटिक ने बहुत सारा काम किया था। अब क्या क्या काम किया था एक एक करके हम जानते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो आया हमारे इंडिया में वो किसके समय में आया? तो आपको आया विलियम बेंटिक के समय में। विलियम बेंटिक ने किनके साथ मिलकर के क्या किया? तो एबॉलिश किया क्या? सती सिस्टम। आपको राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के आपको क्या किया? सती सिस्टम को एबॉलिश किया। फिर उसके बाद मैसूर को एनेक्स किया। मैसूर को फुल्ली अगर एनेक्स किया गया तो वो किस समय किया गया? विलियम बेंटिक के समय में किया गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैकलोज मिन्यूट, ठीक है, मैकोले का मिन्यूट, ये जो है, ठीक है, मैकोलेज मिन्यूट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इससे ही आपको इंग्लिश एडुकेशन जो आपका है, इंग्लिश एडुकेशन के लिए आपको क्या माना जाता है? ये माना जाता है मैकोलेज मिन्यूट। ये मैकोलेज मिन्यूट कब आया था आपको? तो ये 1835, ये आपको याद रखना है कि मैकोलेज मिन्यूट जो है 1835 में आया और इंग्लिश एडुकेशन से ये रिलेटेड है। इसके बाद एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज पर डिस्कस करता है। लेकिन ये जो आपका मैकोलेज मिन्यूट है ये 1835 में आया और ये इंग्लिश एडुकेशन से आपको रिलेटेड है। ओके, उसके अलावा इन्होंने अलग अलग जगह वॉर भी किया। ओके, और इंडिया में अगर देखा जाए तो अच्छा काम करने के लिए माना जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने सती सिस्टम को हटाया, एडुकेशन को लाया, मैकोलेज मिन्यूट आया, इसमें इंग्लिश एडुकेशन आपको इंडिया को मिला। तो विलियम बेंटिक ये थे। ओके, अब आते हैं सर चार्ल्स मैटकेफे। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया? देखो, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, इनका सिर्फ एक सिंपल रोल है कि उस समय में आपको प्रेस लॉ लाया गया, जिसमें प्रेस में आपको प्रतिबंध की तरह लगाया गया था। ठीक है, पहले जो था आपको जब आते जा रहे थे हम लोग तो प्रेस का पे प्रतिबंध था, लेकिन मैटकेफे ने क्या किया कि प्रेस को लिबरेट कर दिया। क्या किया कि इन्होंने क्या किया? प्रेस को लिबरेट का मतलब होता है आजाद कर दिया। ओके, इसका मतलब है कि प्रेस अब खुल के अपना बात कर सकता है, पहले ये नहीं था। तो चार्ल्स मैटकेफे का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, ऑकलैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऑकलैंड का समय आपको 1836 से 42 तक था। इनके समय एक सिंपल एक चीज हुआ जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, पहला एंग्लो अफगान वॉर जो है जिसको 1836 से ही आपको 42 तक हुआ है, और इस वॉर में एक ब्रिटिश को काफी बड़ा ब्लो लगा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना कि एक बात है कि अफगानिस्तान को बोला जाता है कि ये लैंड जो है ऐसा लैंड है इस पर कोई रूल नहीं कर पाता है। चाहे आपको रशिया ने रूल करने की कोशिश की, ऑटोमन तुर्क आए, ब्रिटिश आए, कोई रूल नहीं कर पा रहे थे इस चीज पे। ये बताता है, उसको बताता है ग्रेवयार्ड। अब देख सकते हो यूएसए इतने साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान को, इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, यहां पे कोई एम्पायर टिक नहीं पाया था, कौन? अफगानिस्तान में। तो इस पे क्या हुआ, काफी ज्यादा आपको ब्लो लगा, किसको? आपके ब्रिटिश को, क्योंकि ये जगह पे उनका काफी रिसोर्सेज लगा, काफी लास्ट जाकर ये फुल्ली उसको कवर नहीं कर पाए थे अफगानिस्तान को। ठीक है, उसके बाद आते हैं एलनबरो। ठीक है, तो एलनबरो जो है इसके समय में क्या बोल दिया गया कि एंड कर दो भाई, एंड ऑफ अफगान वॉर, बोला कि अब अफगानिस्तान की तरफ हम लोग को जाना नहीं है। अफगान वॉर को इन्होंने एंड किया एलनबरो ने। उसके बाद एलनबरो के समय में आपको सिंध का इलाका जो है एनेक्सेशन हो गया, किसका? एनेक्सेशन ऑफ सिंध इलाका जो पाकिस्तान का इलाका है उस पर एनेक्सेशन किया, किसने? एलनबरो ने। ओके और इन्होंने क्या बोला?
इन्होंने बोला कि इंग्लिश अगर आप जानते हो, अगर आप इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश पे हो अव्वल, तो क्या होगा, आपको इंप्लॉयमेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इंप्लॉयमेंट आपको दिया जाएगा। ये बात मीन्स सरकार में आपको इंप्लॉयमेंट मिलेगा इंग्लिश अगर जानते हो तो ये बात थी आपको। ओके, अब हार्डिंग वन इंपॉर्टेंट है। हार्डिंग वन के समय में क्या हुआ आपको, तो हार्डिंग वन के समय में आपको हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, हार्डिंग वन के समय में आपको सिख वॉर हुआ। तो मैंने आपको जितना ही वॉर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। तो सिख वॉर आपको यहां पे पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ। उसके बाद आपको इन्होंने क्या किया, सिख, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है सही है। ओके, अच्छा इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया एलन बैरो में। ठीक है, तो एलन बैरो में एक और पॉइंट था जो कि है आपको एबॉलिस्ट, क्या है, एबॉलिश किया। क्या किया एबॉलिश, तो उन्होंने एबॉलिश किया स्लेवरी को, दास प्रथा का अंत किया इन्होंने 1843 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एलन बैरो में, जो कि आपको याद रखना है। फिर एंग्लो सिख वॉर जो है आपको ये हुआ आपको हार्डिंग के समय में, ये आपको याद रखना। और ट्रीटी ऑफ लाहौर, किससे, ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये एंड हुआ। ओके, एंग्लो सिख वॉर। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जिसका नाम है आपको लॉर्ड डलहौजी या डलहौजी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि आपको याद रखना है डलहौजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा काम इन्होंने किया। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम, इसका अलग नाम था, इसका नाम था एंड्री ब्रॉन रैमसे नाम था। तो ये जो है ये आया, इसका टेन्योर आपको याद रखना है कि ये 1848 से लेकर के 56 इसका टेन्योर है। किसका, लॉर्ड डलहौजी का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम में क्या आता है कि इन्होंने आपको क्या किया, जो भी टाइटल लिया करते थे तो इन्होंने एबॉलिश किया टाइटल को, टाइटल्स को एबॉलिश किया। पेंशन जो लेते थे सरकारी कर्मचारी, उस पेंशन को एबॉलिश किया। ये काम किया डलहौजी ने। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विडो डी मैरिज बिल। ठीक है, विडो री मैरिज बिल जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि विडो भी इसमें री मैरिज कर सकती हैं। तो ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे आपको, तो डलहौजी थे। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इसका आप सब लोग इसको जानते ही हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने स्टार्ट किया। तो देखो दो डॉक्ट्रिन था इनका, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है, जिसमें क्या होता था आपको, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह होता था कि कोई भी इलाका जो है जिसके पास अपना हायर नहीं होगा, मींस अपना वंशज नहीं होगा, अपना बेटा नहीं होगा, या बेटा नहीं हो या फिर अपना खून ना हो, तो उस वो जो है वो इलाका जो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश अंपायर के अंदर आ जाएगा। तो इसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला जिसको कैप्चर किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, वो कौन था, सतारा। सतारा जो था वो पहला था जिसे कैप्चर किया गया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आपको संबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी रानी जिसमें था, नागपुर, बहुत सारे को किया गया, आपको क्या किया गया, कैप्चर किया गया। ठीक है, तो ये था आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और एक और डॉक्ट्रिन इसने अपनाया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस जो है ये किसने स्टार्ट किया, तो ये भी स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। अब इस मिस गवर्नेंस में क्या हुआ था आपको, मिस गवर्नेंस में सबसे पहले जो कैप्चर किया गया वो किया गया अवध को। बोला गया कि अवध जो है वो अच्छे से सरकार को चला नहीं पा रहा है, इसीलिए उसको क्या किया गया, मिस गवर्नेंस के रूप में आपको छीन लिया गया। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, यह भी किसके समय में हुआ आपको, डलहौजी के समय में हुआ। और एक पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, 1853 में क्या हुआ था आपको, बॉम्बे से थाने, याद होगा आपको, बॉम्बे टू थाने जो है वो क्या चला आपको, ट्रेन आपको चला बॉम्बे से लेके थाने तक। उसके अलावा एक सिस्टम था, ठीक है, एक सिस्टम था जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टल सिस्टम। ठीक है,
पोस्टल, जो पोस्टल सिस्टम आप देखते हो, इसका भी बेसिस इन्होंने ही दिया था। पोस्टल सिस्टम जो है ये भी किसने बनाया था? आपको डलहौजी ने किया था। तो ये कुछ कुछ काम जो इन्होंने किया था। उसके अलावा एक और पॉइंट तो मैं भूल ही गया, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, वुड्स डिस्पैच। इसके समय में क्या आया? वुड्स डिस्पैच आया। अब वुड्स डिस्पैच क्या है? ये बेसिस पे करेगा आपको वर्नाकुलर एजुकेशन पे, मींस इंग्लिश के अलावा और भी जो लैंग्वेज है उनमें भी पढ़ाया जाए। ये एजुकेशन रिलेटेड आपको वुड्स डिस्पैच था। ये कब आया था आपको? 1854 में। ये कब आया था आपको? 1854 में, आपको डलहौजी के समय में वुड्स डिस्पैच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। किसके बारे में? डलहौजी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं वाइसराय। देखो हुआ क्या? हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने क्या लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के तहत आपको बोला गया कि गवर्नर जनरल अब नहीं रहेगा, उसके बदले आपको वाइसराय बनेगा। उसके बदले क्या बनेगा? आपको वाइसराय, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको? ब्रिटिश क्राउन को। यह आपको मेनली इसमें आया था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी क्या किया गया? बोला गया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लागू किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, इसे नल कर दिया गया, इसे नलीफाई कर दिया गया। पहला चीज, पहला काम किया गया। रिवॉल्ट ऑफ फिटसन के समय में कौन थे आपको गवर्नर जनरल? तो ये थे आपको कैनिंग, और इन्हें ही पहला वाइसराय बनाया गया। फर्स्ट अगर वाइसराय के बारे में बात करें तो पहला वाइसराय किसे बनाया गया? तो कैनिंग को बनाया गया। अब कैनिंग के समय में क्या क्या हुआ तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे पहली बार, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का है, ये लाया गया किस समय में? ये लाया गया कैनिंग के समय में। और इसमें ही पहली बार आपको 3 मेंबर को, आपको इंडियन मेंबर को शामिल किया गया था। ओके। उसके अलावा इसके समय में ही जो आप देखते हो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, 1859 में हुआ था पास ये। अब तो उसका नाम चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, लेकिन पहले तो किया था ये इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये भी उसके समय में ही आया था। उसके बाद पहली बार जो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, इनकम टैक्स, ये भी आपको इंट्रोडक्शन हुआ था कैनिंग के समय में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेयो के बारे में, ठीक है। तो मेयो का टेन्योर था आपको 1869 से लेकर के आपको 72 तक, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मेयो कॉलेज बनाया, ठीक है। मेयो कॉलेज बनाया कहां पे? ठीक है, अजमेर में। कहां बनाया मेयो कॉलेज? तो अजमेर में बनाया मेयो कॉलेज। उसके अलावा जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो आपको है, ये भी आया किस समय में? ये भी आया आपको मेयो के समय में। उसके अलावा इकलौता आपको ओनली वाइसराय है ये, ठीक है, ओनली वाइसराय है जो कि टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, ठीक है, जिसे मर्डर किया गया, ठीक है, कहां पे? अपने ऑफिस में, मीन्स जब वो टेन्योर में था, ठीक है। अंडमान में उनका मर्डर किया गया, 1872 में इनका मर्डर हुआ था। ओके, मेयो। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने एक और किया था आपको डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो है आपको, इस डिपार्टमेंट को भी आपको स्टार्ट किसने किया था? मेयो ने किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ओके। अब बात करते हैं हम लोग लिटन के बारे में। देखो, लिटन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको आपके गवर्नर वाइसराइज में। तो 1876 से लेके 80 तक लिटन का टेन्योर था। अब सबसे अगर देखा जाए, सबसे इनफेमस अगर आपको गवर्नर है, सबसे इनफेमस, सबसे ज्यादा खराब गवर्नर है रहा है, तो ये यही रहा है, ठीक है। उस क्या किया इन्होंने? जो आपको फ्री ट्रेड था, ठीक है, इसको परस्यू किया और इसको लाया। ड्यूटीज जो था, ड्यूटीज जो लगता था आपको इस पे ट्रेड पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे, उस ड्यूटीज को आपको हटाया। मींस बोलने मतलब है कि आराम से आप लेके ट्रेड करो। जो ब्रिटिश जो था, जो गुड्स था, उस समय आपको पता है
कि क्या हुआ था आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जितना मैन्युफैक्चर गुड आराम से आप ले ला सकते हो, जा सकते हो, बिना कोई फ्री ट्रेड है आपके लिए, कोई ड्यूटी नहीं होगा। तो ये सब काम किया उन्होंने। तो इसके समय में क्या हुआ, मेनली क्या हुआ, इस यहीं से आपको स्टार्ट हुआ था ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो हम लोग बोलते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ है हमारा, वो किस समय में हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लिटिल के समय में स्टार्ट हुआ है ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसके अलावा एक आपको दरबार जो है दिल्ली दरबार, जिसका बात है ग्रैंड दरबार, ठीक है, ग्रैंड दरबार जो है दिल्ली में, ये इन्होंने लगाया था। अब देखो, हम लोग को याद रहता है कि दिल्ली दरबार जो है वो किसके समय में आया था आपको, तो वो हॉर्डिंग के समय आया था, हॉर्डिंग 2 के समय में आया था, हम लोग याद आता है। लेकिन जो पहला आया था वो लिटिल समय में आया था, जब पहली बार जो दरबार था वो 18 आपको 77 में इनके दौरान आया था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था, इस एक्ट के तहत आपको क्या बोला गया, इस एक्ट के तहत बोला गया किसी भी प्रेस को आपको इजाजत नहीं है कि आप कोई भी तरह का प्रिंटिंग करो। अगर आप प्रिंट करो तो आप जेल में चले जाओगे, है कि नहीं। उसके अलावा इसके समय में ही आपको सेकेंड अफगान वॉर हुआ। जो सेकेंड अफगान वॉर है वो आपको हुआ लिटन के समय में, ठीक है। और लिटन के समय में ही, ठीक है। अच्छा, मेयो के समय में एक चीज मैंने आपको बोलना भूल गया, मेयो में तो 1872 में ना पहली बार सेंसस हुआ था। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, पहला सेंसस, ठीक है। लेकिन जो रेगुलरली 10 ईयर वाला सेंसस है वो 1881 स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उस पर आएंगे हम लोग। तो सेकेंड अफगान वॉर भी जो है आपको इस समय में आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इस समय में आया। एक आपको था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो है ये भी आपको किसी समय में आया था आपको, ये भी आपको 1878 का एक्ट है। अब इस एक्ट के तहत क्या था कि मैंडेटरी कर दिया गया कि इंडियंस को कि लाइसेंस रखना है आर्म्स के लिए। अगर आर्म्स में लाइसेंस नहीं होगा तो आप आर्म को कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको लिटन के बारे में याद रखने हैं। अब रिपन, देखो रिपन के बारे में, देखो लिटन पहले तब रिपन, ये इस पर कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि लिटन पहले आया कि रिपन पहले आया। तो एल पहले है तो लिटन आया पहले, और आर बाद में है तो रिपन आया बाद में। तो 1880 से लेकर के 84 तक ये टेन्योर था आपका रिपन का। इसने क्या किया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था किसने, लिटन ने, इसे एबॉलिश किया। क्या किया, एबॉलिश किया इसे, पहला पॉइंट। उसके अलावा इसने किया आपको पहला फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में, जिसमें लेबर कंडीशंस को बेहतर करे उसके लिए लाया। उसके अलावा इसे हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया पहली बार कि गांव लेवल में भी आपको सेल्फ गवर्नमेंट रहे। तो बोलने का यह मतलब है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, तो रिपन को बोलते हैं। रिपन को क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट था वो किसने लाया, आपको रिपन ने लाया। उसके अलावा हंटर कमीशन लाया, ठीक है। क्या लाया, हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन किसके लिए था, तो हंटर कमीशन था फॉर बेटर एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए था हंटर कमीशन, ओके। और उसके अलावा एक आपको कंट्रोवर्शियल इलबर्ट बिल लाया, ठीक है, इलबर्ट बिल। अब इस इलबर्ट बिल ये कंट्रोवर्शियल क्यों था, क्योंकि ये मेनली आपको आया था किसके लिए, जजेस के लिए, और इसमें आपको इंडियन जजेस को भी शामिल किया गया था, जिससे आपको ब्रिटिशर्स नाराज थे और इस बिल को, ये बिल कभी पास ही नहीं हुआ। तो इलबर्ट बिल जो है वो कंट्रोवर्सी रहा इनके समय में, किस समय में, रिपन के समय में, ठीक है। अब आता है डफरिन। अब डफरिन जो है इसका टेन्योर आपको 1884 से लेके 88 तक है। पता है इस ये जो है इसके समय आपको थर्ड, आपको क्या हुआ, एक सेकेंड, थर्ड जो बर्मीज वॉर है बर्मा में, थर्ड बर्मीज वॉर आपको लड़ा गया और ऊपर और नीचे वाला बर्मा जो ऑलमोस्ट आपको कैप्चर कर लिया गया। और इसके समय में ही ये पॉइंट आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसका स्थापना कब हुआ और किसने किया, तो और किसके समय में हुआ, तो 1885 में स्थापना हुआ था इसका, डफरिन के समय में हुआ था। और किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने आपको किया था
इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग करजन। देखो करजन के समय में आते हैं। अब करजन का समय जो था वो 1899 से लेकर के 1905 तक था। ये समय आपको करजन का था। अब करजन ने क्या किया, तो सबसे पहला इसका याद रखना है आपको, पुलिस। ठीक है, पुलिस कमीशन, पुलिस कमीशन का स्थापना किया आपको 1902 में, पुलिस कमीशन का। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज कमीशन जो है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इसके समय में क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज चालू किया गया। तो इंडियन जो आपका यूनिवर्सिटीज एक्ट है ये आपको आया करजन समय में, ये 1904 में आपको पास हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो इसके लिए वो सबसे फेमस है, वो क्या है आपको, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बताओ ये किसके समय में, किस साल हुआ, तो ये हुआ आपको 1905। 1905 में आपको क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अब ये जो है एक काफी ये उनका आइडिया, कर्जन का आइडिया क्या था कि जिस तरह से हम लोग तोड़ सकें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बंगाल जो है वो दो पार्ट था। एक आपको जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में तोड़ा, जो अभी प्रेजेंट वेस्ट बंगाल है, और आपको इधर था आपको ईस्ट बंगाल, जो कि प्रेजेंट डे क्या हो गया आपको, बांग्लादेश। यही क्या है आपको, बांग्लादेश है। ठीक है, था क्या उस समय भी कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें थी आपको, मुस्लिम पॉपुलेशन, तो ये थी आपको ईस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन थी। तो हिंदू और मुस्लिम में जो जो आपको लड़ाई लगाने की काम हुई, वो किस क्यों कि वो इन्होंने किया कि इसका पार्टीशन कर दिया। ये किया कर्जन के समय में हुआ, किस समय हुआ, कर्जन। तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, हर बार क्वेश्चन आपको आता है पार्टीशन बंगाल कब हुआ। ठीक है, चलो अब आते हैं मिंटो पे, मिंटो टू। इससे पहले एक और मिंटो आ चुका है, अब आते हैं मिंटो टू पे। तो देखो ये भी बहुत फेमस था, 1905 से लेके 1910 तक इसका टेन्योर था। तो क्या क्या हुआ इसमें, तो भाई जब आपको पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसके बाद आपको स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च किया गया। स्वदेशी मूवमेंट पता है आपको, जो लगभग 1905 से लेके 1908 तक चला था, ये स्वदेशी मूवमेंट है कि नहीं। उसके अलावा कांग्रेस में, कांग्रेस टूटा, और टूट के क्या बना आपको, तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ, तो 1906 में। इसके दौरान ही क्या हुआ आपको, सूरत सेशन हुआ। सूरत जिसे हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, मींस कांग्रेस में आपको स्प्लिट आया, एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स के बीच में आपको, गरम दल और नरम दल के बीच में आपको स्प्लिट हुआ। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कब आया आपको, 1909, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये एक्ट आया। ये सब कुछ कुछ चीजें तो क्या हुई आपको, हॉर्डिंग के समय में, किस समय में हुई, सॉरी मैं बोल रहा हूं हॉर्डिंग के समय बोल रहा हूं, मिंटो टू के समय में हुई। किस समय में हुई आपको, मिंटो टू के समय में हुई। ठीक है, पहला स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, सूरत स्प्लिट 1907, सूरत सेशन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये सब किस समय में हुआ, मिंटो टू के समय में आपको हुआ। अब बात करते हैं हार्डिंग टू के बारे में। इससे पहले हार्डिंग वन था जिसके बारे में हम लोग बात की, इसमें हम लोग सिख वॉर और जो लाहौर का ट्रीटी उसके बारे में बात किया था। अब हार्डिंग टू के बारे में आते हैं। तो देखो इसका ड्यूरेशन था 1910 से लेके 1916 तक। हार्डिंग टू ने क्या किया, सबसे पहले इनके समय में क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि दिल्ली दरबार जो है वो किसके समय में हुआ, तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। ठीक है, इसमें कौन आया था इंडिया, तो इसमें आया था आपको जॉर्ज फाइव, जो किंग है आपको जॉर्ज फाइव, वो आया था, इंग्लैंड का किंग जॉर्ज फाइव वो आया था आपको, और साथ ही साथ क्वीन मैरी, जो क्वीन थी उनका नाम था मैरी। ये 1911 में आए दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार का जो मेन कंडीशन था, इसके बाद हुआ क्या, सबसे पहला पॉइंट दिल्ली दरबार में हुआ क्या, पहला पॉइंट जो आपको बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उसका एनलमेंट हुआ। बोला गया कि इसे एनल किया जाता है, इसे खत्म किया जाता है। तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन,
एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन को एनल किया गया, हटाया गया, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या किया गया, आपको कैपिटल को शिफ्ट किया गया, जो कोलकाता था आपका कैपिटल, उससे शिफ्ट किया गया आपके कैपिटल को कहां पे, तो दिल्ली, दिल्ली में आपको शिफ्ट किया गया कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो किसका, आपको हार्डिंग का समय का। और उसी के हार्डिंग के समय में आपको याद रखना है कि हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा का भी गठन हुआ, हिंदू महासभा, जो किसके द्वारा किया गया, तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है, एमएमएम, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ओके, अब चेम्सफोर्ड पे आते हैं हम लोग। तो चेम्सफोर्ड का टेन्योर आपको पता है 1916 से लेकर 1921 तक, ठीक है। तो सबसे पहले चेम्सफोर्ड में इस समय में क्या हुआ, तो भाई होम रूल लीग, होम रूल लीग आपको पता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो होम रूल लीग आपको बीजी तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा आपको स्टार्ट किया गया था क्या, आपको होम रूल लीग। ये आपको ध्यान रखना है 1916, कब स्टार्ट हुआ था, 1916 में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके समय में, चेम्सफोर्ड के समय में। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ में आपको समझौता हुआ नरम दल और गरम दल के बीच में, रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आपको क्या हुआ, समझौता किया गया। कब हुआ लखनऊ पैक्ट, तो 1900 आपको 16 में हुआ था, ठीक है। इसमें आपको पहला चीज तो ये हुआ, और साथ ही साथ आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपको पैक्ट हुआ, आपको एक साथ हुआ गया, ठीक है, लखनऊ पैक्ट। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आना है कि इस लखनऊ पैक्ट में, ये लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 वाला, इसका जो आपको प्रेसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलो। उसके अलावा पता है आपको गांधी जी, गांधी जी आपको आए कहां, इंडिया, कितने को, 9 जनवरी 1915, है कि नहीं, आपको इंडिया पहुंचे। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। 1900, और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट 1919 में आपको याद रखना है, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, आपको पता है इसी हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा इसके दौरान ही क्या हुआ था, तो आपको पता होगा एक पॉइंट, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर है, ये कब हुआ, आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट पास हुआ, इसके दौरान किस क्या हुआ, आपको रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट। इसी के दौरान क्या हुआ, जब ये रूल में था 21 तक में, तो इसी के दौरान आपको एनसीएम, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ। खिलाफत मूवमेंट, इसी समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड समय में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट भी आपको स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है चेम्सफोर्ड में, चेम्सफोर्ड के समय में, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा समय आपको हो गया था और जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो जग गई थी सब में, तो इसीलिए आपको चेम्सफोर्ड समय में उस दौरान आपको काफी चीजें हो रही थी। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है किसके बारे में, चेम्सफोर्ड के बारे में। ओके, चलो। अब आता है, अगला आता है रीडिंग। रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 तक था। देखो आपको पता है कि जो आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो कब हुआ था, आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट तो हुआ था आपको 1920 में, है कि नहीं, 1920 से 22 तक चला था ये। तो 22 में ऐसा क्या हुआ, 1922 में ऐसा क्या हुआ जो ये खत्म हो गया, तो आपको पता है कि चौड़ी चौरा, जो चौड़ी चौरा इंसिडेंट है, जहां पे आपको पुलिस वाले को पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था, तो इसके कारण जो है गांधी जी ने इसे वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो चौड़ी चौरा इंसिडेंट ये कहां का जगह है, तो उत्तर प्रदेश की जगह है, तो इसीलिए उन्होंने वापस किया क्या, जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके अलावा क्या हुआ, जो आपका रॉलेट एक्ट था, इस दौरान क्या हुआ, रॉलेट एक्ट को भी क्या किया गया, रिपील किया गया, रॉलेट एक्ट को भी रिपील किया गया, वापस लिया गया। इस दौरान आपको स्वराज पार्टी, है कि नहीं, स्वराज पार्टी किसके द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि स्वराज पार्टी जो है वो 1923 में बनी थी, और किसके द्वारा, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनी थी। उसके अलावा काकोरी, काकोरी ट्रेन डकैती,
ठीक है। काकोरी ट्रेन जो आपका डेकोइटी है वो आपको इस समय में ही हुआ था, इसके समय में, रीडिंग समय में हुआ था। तो काकोरी जो आपका रेल डकैती है 1925 में हुआ था। और इसमें कौन कौन थे, तो आपको बताना चाहिए कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सब आपको काकोरी ट्रेन डेकॉइटी में थे। ओके, चलिए अब आते हैं इरविन पे। इरविन जो है आपको पता है कि इरविन 1926 से 31 के समय में आपको था। इरविन के समय में क्या हुआ, तो सबसे पहला साइमन कमीशन आया। क्या आया, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया वो किस समय में आया, तो इरविन के समय में आपको साइमन कमीशन आया। उसके अलावा एक और कमीशन आया जिसका नाम था बटलर कमीशन। ठीक है, बटलर कमीशन। ठीक है, बटलर कमीशन, ये आपको ध्यान रखना है। 1927 में, दोनों कब आया था आपको, 1927 में आया था। फिर आपको इसी साइमन कमीशन जब एक भी मेंबर नहीं था तो आपको नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था, नेहरू रिपोर्ट से बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसका, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना ये भी आपको दिया गया किस समय में, इरविन के समय में। ठीक है, और उसके अलावा 1929 लाहौर सेशन आपको हुआ जिसमें आपको क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसके द्वारा लीड किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू के द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था 1929 आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको सब पता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर इसे हम लोग बोलते हैं डांडी मार्च, ये भी आपको 1900 कब हुआ, 1930 में हुआ। ठीक है, और उसके अलावा जब इसके बाद आपको क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ आपको। ये सब का सब किस समय हुआ, आपको इरविन के समय में हुआ। साइमन कमीशन, बटलर कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, 1929 का आपको पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर सेशन, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च जो कि स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और इरविन के साथ पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, आपको है कि नहीं। इसमें बात किया गया कि गांधी जो आपका जो बात किया गया है वो सब किया गया, लेकिन पता है आपको इरविन ने बात मानी नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके आगे। इरविन के बाद आता है विलिंगडन। ठीक है, विलिंगडन 1931 से लेकर 36 तक। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे जो कि आपको याद रखना है। देखो सेकेंड और थर्ड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, राउंड टेबल जो आपका कॉन्फ्रेंस है ये कब हुआ, आपको विलिंगटन के समय में हुआ। ठीक है, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट वापस स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, जब ये चीज आपको नहीं हुआ था तो वापस स्टार्ट किया गया। उसके अलावा मैकडोनल्ड के द्वारा, मैकडोनल्ड उस समय कौन थे, आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के ब्रिटेन के। ठीक है, तो मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई मैकडोनल्ड के द्वारा इस दौरान 1932। याद रखोगे इस पॉइंट को कि 1932 में आपको मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हुआ ही। अब मुझे ये बताओ आप कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल थ्री जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें कौन गए थे, आपको बताना चाहिए कि इसमें गए थे BR अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर गए थे। इसके अलावा एक दो और मेंबर हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे इसके अलावा और कौन है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको भाग लिए थे। ठीक है, एक का नाम मैं आपको हिंट देता हूं, आखिरी नाम उसका है सपरू। क्या नाम है, सपरू, याद रख लोगे आप। ठीक है, चलो अब इसके समय ही आपको क्या आया, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, दैट इज GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप बताया कि सारा का सारा चीज लगभग सब का सब हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लिया गया है, तो ये एक्ट पास किया गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लिनलिथगो पे। किस पे आते हैं हम लोग, लिनलिथगो पे आते हैं। तो लिनलिथगो जो है वो कौन था, ठीक है, और इसने क्या किया,
तो ये 1936 से लेकर के 43 इस दौरान रहा लिनलिथगो। इसमें क्या हुआ आपको, ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस पे पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको स्टार्ट हुआ था 1939 में, ठीक है। उसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इस पर फुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या है। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का। उसके अलावा अगस्त ऑफर दिया गया, तो अगस्त ऑफर जो है वो भी आपको 1940 का, ठीक है। उसके अलावा क्रिप्स मिशन आया इंडिया, जिसके हेड कौन थे, तो स्टैफर्ड क्रिप्स, है कि नहीं। तो क्रिप्स मिशन आया आपको 1942 में। इसी के बाद क्या स्टार्ट किया गया आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था, 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा ये, इसलिए 8 अगस्त को हम मनाते हैं क्विट इंडिया डे, ओके। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि आपको लिनलिथगो के समय में हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेवल, देखो अब हम लोग आखिरी में आ रहे हैं, 1943 से लेकर 47 तक ऑलमोस्ट, ये था वेवल। इसके में क्या हुआ आपको, तो सीआर दास ने आपको दिया सीआर फॉर्मूला, पहला पॉइंट। सीआर दास ने क्या दिया, सीआर फॉर्मूला दिया। उसके अलावा वेवल ने खुद एक वेवल प्लान दिया, वेवल ने क्या दिया, वेवल प्लान दिया। उसके अलावा शिमला का कॉन्फ्रेंस हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके समय में हुआ, तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ वेवल के समय में 1945 में, ठीक है। उसके अलावा इसके दौरान ही आपको 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको एंड हुआ तो ब्रिटेन जो है ऑलमोस्ट आपको पूरी तरह से खत्म हो चुका था, ठीक है। उसके अलावा फिर आया, क्या दिया गया आपको, कैबिनेट मिशन को लाया गया, कैबिनेट मिशन, कि अब भाई आपको आजादी दिया जाएगा इंडिया को, कैबिनेट मिशन लाया गया, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रपोजल दिया गया। फिर आपको आया मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, ये बहुत घातक दिन था, डायरेक्ट एक्शन डे, इसमें बहुत सारी की जाने गई थी। तो डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा किया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं, किस पे, वेवल पे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे आपको किया गया, कब किया गया, तो 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर आया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब माउंटबेटन जो है कब तक था आपको, तो मार्च से लेकर के आपको अगस्त 1947 तक था, जब हम लोग को आजादी हुई। एक्चुअली में हम लोग को आजादी 1948 में दिया जा रहा था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसा आ गया कि भाई अब आजादी मिलनी ही थी आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो हाउस ऑफ कॉमन्स आता है उस पर इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया आपको बिल इंट्रोड्यूस किया, किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ये आपको लाया गया, आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पास किया गया और हम इंडिया को आजादी दी गई। और दो बाउंड्री बनाया गया, क्या किया गया, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को अलग किया गया और इनके बीच जो लाइन बना, वो लाइन को बनाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, तो ये अपॉइंट किया गया था साइरिल रेडक्लिफ। इसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो हमारा बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन है, इसलिए हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इन्हें अपॉइंट किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप बाउंड्री लाइएगा, ठीक है। तो ये जो थे आपको माउंटबेटन, ये क्या थे आपको, लास्ट गवर्नर जनरल, अगर देखा जाए तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे आपको, माउंटबेटन थे। या फिर पहला इंडिपेंडेंस के बाद अगर मैं बात करूं, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये क्या है, आपको रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी आपको रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहला इंडियन गवर्नर या पहला या आखिरी, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो वो कौन थे, तो सी राजा गोपालचरी, सी राजा या राजगोपालचरी, ठीक है, सी राजगोपालचरी।
ये जो थे आपको, ये आपको बने थे पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये यहां पे आपको गवर्नर जनरल जो है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मीन्स आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह से और अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस ये जो है आपको स्पेशल एसएससी के लिए, एसएससी सभी एग्जामिनेशन के लिए है। इस तरह का और वीडियोज में आपके लेके आते रहूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहो। जय हिंद,